दोस्तों, पशु सेवा ही प्रकृति सेवा है। यदि आपका पशु स्वच्छ है तो खेतों में हरियाली है, यदि आपका पशु स्वच्छ है तो घरों में खुशहाली है। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम उजाली की ओर में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है पशु रोग नियंत्रण, और इस विषय में हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान जुड़े हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित शर्मा जी का, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशु रोग नियंत्रण पशुपालन विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। धन्यवाद अंकित जी। सभी पशुपालक भाइयों को राम राम, नमस्कार। अमित जी, सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पशु रोग सेवा का पॉलिसी चल रही है, हमारे कार्यक्रम में चल रहा है। इसके बारे में आपके जानना चाहेंगे। इसको NADCP भी कहा जाता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के द्वारा ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2023 में वृहद रूप से करके LHDCP पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है, जिसमें कुछ गंभीर बीमारियां जैसे FMD रोग, ब्रुसेला रोग, PPR, CSF रोग का निःशुल्क टीकाकरण भारत सरकार के द्वारा 100% केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत 100% अनुदान देकर कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल वेटनरी यूनिट भी इसी प्रोग्राम के तहत आती है, और अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसी प्रोग्राम के तहत जेनरिक मेडिसिन दवाइयाँ भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है, वह भी इसी प्रोग्राम के तहत आती है। उमेश जी, वर्तमान की अगर हम बात करें तो टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनिमल वेलफेयर के लिए। तो अभी वर्तमान में कौन सा टीकाकरण चल रहा है ताकि हमारे जो पशु हैं वो स्वच्छ रहें? अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के प्रयासों से टीकाकरण कार्यक्रम पूरे राज्य स्तर पे वृहद रूप से चलाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः FMD रोग का टीकाकरण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। अभी वर्तमान में लंपी स्किन डिजीज का टीकाकरण कार्यक्रम एवं गलघोटू बीमारी का टीकाकरण एवं लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, उसका टीकाकरण कार्यक्रम अभी राज्य सरकार के स्तर पर वृहद रूप से चलाया जा रहा है, जो कि मानसून से पूर्व लगाया जाता है। इसलिए अभी मानसून से पूर्व ये तीनों टीकाकरण अभी वर्तमान में बड़े पशुओं में चलाए जा रहे हैं। लंपी जो बीमारी है पशु में देखी जा रही है, स्पेशली गाय के अंदर होती है ये, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे अमित जी। क्या कुछ बीमारी होती है और किस तरीके से हम इसका उत्थान कर सकते हैं ताकि जो हमारे पशु हैं वो स्वस्थ रहें? और ये बीमारी के बारे में अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझाएं हमारे दर्शकों को, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे क्या कुछ है ये लंपी बीमारी? मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि लंपी स्किन डिजीज़ यह सबसे पहले 2019 में भारत के अंदर आई थी, बांग्लादेश के थ्रू रास्ते से उड़ीसा में सबसे पहले आई थी जी। अब धीरे 2022 में इसने बहुत वृहद रूप से ले लिया था, जिसमें लाखों पशुओं, मुख्यतः जो गाय है, गोवंश की मृत्यु हुई थी। लंपी रोग मुख्यतः कैप्रीपॉक्स वायरस, एक लंपी स्किन डिजीज वायरस है, जो कि एक विषाणु जनित बीमारी है, जो कि कैप्रीपॉक्स वायरस से होता है। और इस रोग के अंदर मुख्यतः जो इसके मुख्य लक्षण है वो है कि पशुओं को तेज बुखार आता है, 104 से 106 डिग्री तक तेज बुखार आता है। नाक से और ओक्यूलर नेजल सिक्रेशन, ओक्यूलर सिक्रेशन होते हैं। पशु का दूध एकदम से 80% तक नीचे गिर जाता है और शरीर में गांठें होने लग जाती है, जिसे कह रहे हैं उभरती हुई गांठें, जो कि शुरुआत में छोटी गांठें होती है, लेकिन वो बढ़ के 3 से 7 सेंटीमीटर की गांठें पूरे शरीर में फैल जाती है। ये गांठें मुख्यतः जो स्किन पे होती है, तो नेक रीजन, जो गर्दन वाला हिस्सा है, उस पे, पूंछ पे, जो अडर के पास वाला, थनों के पास वाला हिस्सा है वहाँ पे, और आगे और पीछे वाले पैरों पे होती है। ये पूरे शरीर में भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः इन इलाकों में 3 से 7 सेंटीमीटर की गांठें हो जाती है। शुरुआत में गांठें छोटी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर इसमें से बीच का हिस्सा नेक्रोज यानी कि जलने लगता है, और उसमें से सिक्रेशन होना है, खून निकलने लग जाते हैं, जिसपे मक्खी मच्छर लार्वा बैठते हैं और वो इन्फेक्शन को एक पशु से दूसरे पशु में फैलाते हैं। अच्छा, तो ये स्प्रेड होती है एक जानवर से दूसरे जानवर में। ऐसा माना गया है अमित जी कि लंपी जिस गाय को हो रहा है उसका दूध कहीं सुरक्षित नहीं रहता। ये मिथ है या फिर इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ लोगों के अंदर हैं कि जिस भी गाय को लंपी हो रखा है उसका दूध नहीं पीना चाहिए। इसके बारे में बताइए।
देखिए, लंपी स्किन डिजीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में ये बीमारी नहीं फैलती है। अतः जो लंपी स्किन डिजीज़ से कोई ग्रस्त गाय है, वो उसका दूध पीना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशनरी रूपे, जैसे कि राजस्थान में वैसे भी हमारा कल्चर रहा है कि दूध को उबाल के पीते हैं, हमेशा दूध का और सभी बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट है वो भी खत्म हो जाते हैं, इसीलिए दूध को उबाल के पीना चाहिए। लेकिन यह एक प्रकार का मिथ ही है कि लंपी स्किन डिजीज गाय से ग्रसित गाय का दूध पीने से भी ये इंसानों में फैल जाती है। ये नहीं होता है, क्योंकि ये एक जूनोटिक बीमारी नहीं है। क्या कारण लगता है कि बीमारी एकदम से फैल गई थी? हमारे गांव से लेकर शहर में भी हमने देखा था कि बहुत सारी गाय जो है, क्या कारण लगता है, क्या मेन कारण लगता है आपको, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो भी लोग गाय पालते हैं उनको? देखिए, यह एक विषाणु जनित बीमारी है। जब विषाणु में यह बीमारी जब भारत के अंदर सबसे पहले आई, तो यह उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से होती हुई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात से होती हुई महाराष्ट्र की तरफ लगातार फैलती गई। शुरुआत में जब पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि मानसून के समय में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, एवं जब मक्खी मच्छर लार्वा, जिससे यह मुख्य बीमारी एक जानवर से, बीमार पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैलती है, क्योंकि उस गांठ, जो मैंने आपको बताया कि 3 से 7 सेंटीमीटर की गांठ पे जो सिक्रेशन निकलता है, उस पे जब मक्खी मच्छर या जो चीचड़े, जो जानवरों के चीचड़े होते हैं या उनके लार्वा होते हैं, जूं होती है, ये जब खून चूसने वाले जो भी परजीवी है, वो उस सिक्रेशन पे बैठ के जब स्वस्थ गाय को काटते हैं तो वो उसको भी इन्फेक्टेड करते हैं। तो इसी प्रकार वो धीरे धीरे फैलती गई। सबसे मुख्य इसमें चीज़ या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, पशु अगर स्वस्थ पशु अगर किसी बीमार पशु के कांटेक्ट में आएगा तो उससे बीमारी फैलती है, या फिर ये मक्खी मच्छर लार्वा ये अगर उस बाड़े के अंदर ज़्यादा है तो वो भी उस बीमार पशु को खून चूस के उससे सिक्रेशन को स्वस्थ पशु में काटने पर उसको सिक्रेशन फैलाते हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं, जो पशुशाला में काम करने वाले, जो दूध निकालने वाले हैं, स्वस्थ साफ सफाई करने वाले हैं, उनमें से भी एक गाय से दूसरे गाय के अंदर इन्फेक्शन फैलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से एक गाय से दूसरी गाय में फैलता है और किन किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अमित जी, एक मिथ ऐसा भी देखा गया है, जब भी टीकाकरण होता है इन पशुओं का, तो गाय की अगर स्पेशली मैं बात करूं, तो ऐसा माना गया है कि टीकाकरण के बाद, एक मिथ लोगों में है कि टीकाकरण के बाद गाय दूध कम दे देती है। ऐसा कोई मिथ है या नहीं? अगर कोई मिथ है तो उसको आज क्लियर कर देते हैं हमारे शो के माध्यम से। देखिए, यह जो टीकाकरण किया जाता है वो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, कि पशु में वह रोग होने से पहले ही उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। जब हमारे इंसानों में भी जब टीकाकरण किया जाता है, हमारे छोटे बच्चों का जब टीकाकरण किया जाता है, तो टीकाकरण करने पर शुरुआत में तेज बुखार आता है बच्चों के, जिससे यह पता चलता है कि उस बच्चे के अंदर उस टीके के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। उसी प्रकार पशुओं में भी जब टीकाकरण होता है तो टीके से हल्का सा टेम्परेचर वेरिएशन होता है एवं दूध उत्पादन में 1 या 2 दिन के लिए थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन वो दूध वापस पुनः बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूध पूरी तरह कम हो गया है, वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए दूध कम होता है, फिर वापस दूध पे गाय वापस आ जाती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो स्वस्थ है अभी भी। सिर्फ वो जो उस टीके के थ्रू जो हम उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा 1 या 2 दिन के लिए दूध कम होता है। तो इसलिए पशुपालक भाइयों को यह मेरी सलाह है कि वो दूध 1 या 2 दिन के दूध कम होने की वजह से टीकाकरण नहीं कराएं, यह गलत है। बिल्कुल टीकाकरण उनको कराया जाना चाहिए, जिससे कि पशु की लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है एवं पशु स्वस्थ रहता है। बिल्कुल, बहुत सही बात बताया कि टीकाकरण होना भी चाहिए, क्योंकि आपके जानवर तभी स्वस्थ रहेंगे तब जब आप टीकाकरण प्रॉपरली होगा, प्रॉपर उनका ध्यान रखेंगे, तभी आपके जो पशु हैं वो स्वस्थ रहेंगे। LSD टीकाकरण की अगर हम बात करें, इसके बारे में जानना चाहेंगे अमित जी, क्या कुछ होता है, किन किन पशुओं को ये लगता है, इसके बारे में बताएंगे। देखो, लंपी स्किन डिजीज टीकाकरण कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अभी 2 जून से लेकर 2 अगस्त तक का अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। पूरे राज्य में वृहद रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें 4 माह से अधिक उम्र के सभी
गोवंशीय पशु को, केवल गोवंशीय पशु को यह टीकाकरण कराया जाता है, क्योंकि सिर्फ गोवंश में ही ये बीमारी होती है। तो अभी वर्तमान में जो राज्य सरकार का लक्ष्य है वो 111 लाख यानी 1,11,00,000 गोवंशीय पशुओं को यह टीकाकरण किया जाना है। इसके तहत सभी जिलों में यह प्रोग्राम प्रारंभ किया जा चुका है। दिनांक 2 तारीख को माननीय मंत्री महोदय श्री जोराराम जी कुमावत जी ने जयपुर में गौशाला से इसकी शुरुआत की थी। अभी वर्तमान में यह टीकाकरण कार्यक्रम सभी जिलों के अंदर संचालित किया जा रहा है। यह एक प्रकार का टीकाकरण कार्यक्रम में 1 ml जो LHD वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियसली गाय के अंदर लगाई जाती है और इन सभी का डेटा एंट्री करके पशुधन जो निरीक्षक है या पशु चिकित्सक है आपके क्षेत्र में वो इसका टीकाकरण करने आते हैं। यह इस टीकाकरण कार्यक्रम के द्वारा न केवल लंपी स्किन डिजीज़ के जो बीमारी है उसकी रोकथाम होती है, अपितु पशुओं की इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। इसके साथ साथ पशुपालकों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वृहद स्तर पर कैंपेन चलाए जाते हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जिसके तहत पशुपालकों को यह जानकारी मिल सके कि वर्तमान में लंपी स्किन डिजीज़ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा पशुपालक भाइयों को अलग से एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि चूंकि मानसून का समय पास में आ गया है, इसलिए न केवल सिर्फ टीकाकरण ही अपितु अन्य मैनेजमेंट भी किए जाने चाहिए। जैसे कि अगर कोई पशुशाला में आपने लंपी स्किन डिजीज़ के आसपास में एरिया में आ गई है तो आपके उस जो फीडिंग मैनेजमेंट है, उनका पशु पोषण है वो अच्छा रखा जाना चाहिए। जो भी साफ सफाई का पूरा उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। कोई भी वहाँ पे आसपास अपना पानी इकट्ठा नहीं हो, मच्छर मक्खी लार्वा नहीं हो। इसके अलावा पशुपालक भाई कुछ अपने जो देशी उपचार है वो भी कर सकते हैं, जिसके तहत हम ये जो मक्खी मच्छर है उनको रोक सकते हैं और साफ सफाई अच्छी तरह कर सकें। आपने अभी पारंपरिक इलाज के बारे में बताई कि कितना मदद करते हैं ये पारंपरिक इलाज की अगर हम बात करें, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि किसी भी जानवर को कुछ होता है तो खुद ही इलाज कर देता है। कितना सही है ये एक चीज़ करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पहले तो आपको टीकाकरण कराया जाना चाहिए। अगर टीकाकरण होगा तो आपके क्षेत्र में लंपी स्किन डिजीज़ फैलेगी नहीं। फिर भी अगर आपके क्षेत्र के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। अगर आसपास के इलाके में है और अपने घर में नहीं है तो हमें कुछ ऐसे प्रबंध के नुस्खे अपनाने चाहिए जिसकी वजह से वो बीमारी हमारे जो बाड़ा है उसके अंदर नहीं फैले। जैसे साफ़ सफाई के लिए जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे नीम के पत्ते आपके जो बाड़े हैं उसमें सुबह शाम जला सकते हैं, जिससे कि मक्खी मच्छर लार्वा उस बाड़े के अंदर नहीं हो और जिससे वो और जानवरों को भी अपने जानवरों को भी प्रभावित नहीं करे। दूसरा, साफ़ सफाई का जो भी दूध निकालने वाले हैं, स्वस्थ सफाई करने वाले हैं, उन सभी को हाथ धो के बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ और एप्रन पहना के अलग से पशुओं का इलाज अलग से दूध निकलवाना चाहिए। अगर कोई पशु बीमार हो गया है तो उसको अलग से क्वारंटाइन यानी अलग से रखना चाहिए। उसका जो पूरा मैनेजमेंट है उसको अलग करना चाहिए जिससे कि वो और जानवरों को प्रभावित नहीं करे। तो जो घरेलू नुस्खे हैं वो तभी अपनाए जाने चाहिए जब अपना पशु बीमार नहीं है। अगर आपका पशु बीमार हो गया है तो आपका सबसे पहली जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि आप आपके नज़दीकी पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और उचित जांच करवा के फिर उसका उचित ट्रीटमेंट करवाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि यदि आपका पशु जो है वो लगातार बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्टर साहब ने आज हमको बताई कि पशु आपका बीमार है तो उसको क्वारंटाइन रखिए, दूध निकालते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है। तो ये सभी चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को बहुत लाभ हुआ है इन सब चीज़ों से। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखी गई है, ओवर फीडिंग।
एक संतुलित आहार की अगर हम बात करें तो जानवरों को संतुलित आहार किस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हम जो पशुपालक होते हैं वो पशुओं को ओवरफीड कर देते हैं, जिनसे उनके लिवर भी इफेक्ट होता है, तो बीमारियों का घर कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है उससे। तो संतुलित आहार किस तरीके का होना चाहिए एक पशु के अंदर? देखिए, हमारे जिस प्रकार इंसान के आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो जितने आवश्यक हमारे शरीर में है, संतुलित मात्रा में आवश्यक है, उतने ही पशु के लिए भी आवश्यक है। तो पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक संतुलित आहार से ज़्यादा बढ़ती है। अगर पशु को हम संतुलित आहार दें जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा, प्रोटीन की उचित मात्रा, फैट की उचित मात्रा दिए जाए तथा इसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर एवं जो नमक की मात्रा है वो हमारे पशु के दैनिक आहार में अगर हम सम्मिलित करेंगे तो पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ती है तथा पशु की में जो रोगों से लड़ने की क्षमता भी तेजी से बढ़ती है। इसलिए हमें संतुलित आहार दिया जाना बहुत ही आवश्यक है पशु को। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई। राज्य सरकार द्वारा भी मदद दी जा रही है पशुपालक को, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ मदद दी जा रही है? राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके तहत पशुपालक लगातार अपने पशुओं के न केवल रोग से बचाव कर सकते हैं अपितु अगर रोगग्रस्त भी हो गया है तो वह उसको निःशुल्क उपचार भी कराया जा सकता है। जैसे पशुपालन विभाग द्वारा सभी टीकाकरण निःशुल्क कराए जाते हैं जिसमें FMD, ब्रुसेला, PPR, CSF, इसके अलावा HS, BQ, ET, LSD, ये सभी गोट पॉक्स वैक्सीन, ये सभी टीकाकरण निःशुल्क कराए जाते हैं। अगर पशु बीमार हो जाता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना संचालित है। अभी वर्तमान में 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित है जिसमें आपके अगर कोई पशु बीमार है तो एक कॉल 1962 पे कीजिए, मोबाइल वेटनरी यूनिट आपके घर पे आके आपका पशु का इलाज करेगी। इसके अलावा पशुपालकों के लिए कम ऋण पे जो लोन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कृत्रिम गर्भाधान योजना है, उसके तहत अभी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है, जो जिसके तहत से 90% जो केवल बछड़ियाँ ही पैदा होगी वो सेक्स सॉर्टेड सीमन अनुदान पे उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके तहत पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान योजना है और भी अन्य सभी योजनाएं हैं जिसके तहत राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा पशुपालकों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आपने एक हेल्पलाइन नंबर भी बताया कि आपको घर आके वो बीमारी ठीक करके जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। अवेयरनेस की अगर हम बात करें अमित जी, किस तरीके से लोगों में और अवेयरनेस आए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी उनका खात्मा नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि किसान की आय दोगुनी करनी है, किसान की आय दोगुनी करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वो है पशुपालन विभाग का, पशुपालकों का, क्योंकि कृषि के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो GDP में योगदान दिया जा रहा है, क्योंकि कृषि सबसे ज़्यादा GDP में योगदान दे रहा है, उसमें भी पशुपालन विभाग सबसे अग्रणी है। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किस प्रकार हम पशुपालकों की आय को दुगनी की जाए। तो इसके लिए हम बृहद स्तर पर, पूरे राज्य स्तर पर भारत सरकार के सहयोग से एवं राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न जो योजना है उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसके तहत मुख्यतः जो ग्राम पंचायत स्तर है वहाँ पे सन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, लोगों के अंदर जागरूक किए जाने के लिए टीवी के माध्यम से या आकाशवाणी के माध्यम से अलग अलग एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं कि पशुपालकों को उन जो भी बीमारियों के प्रति जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है या पशुपालन विभाग की जो योजनाएं हैं उनके बारे में पशुपालकों को बृहद स्तर पर पता चल सके और एवं वह उन योजनाओं को अपनाएं जिससे उनका भी विकास हो। उनका विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा और भारत अग्रणी राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी बात बताई आपने कि किस तरीके से सरकार द्वारा इतनी सारी पॉलिसीज चलाई जा रही है। ऐसे में आपको भी ध्यान रखना चाहिए और दूरदर्शन परिवार की भी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा,
जब भी एक बीमार जानवर होता है, हम अमूमन ये देखते हैं कि थोड़ा सा खाना छोड़ देता है ना, वो अकेले रहना पसंद करता है और डे टू डे जो रूटीन होता है वो नहीं करता। ऐसे में क्या कुछ लक्षण होते हैं, अगर लंपी के अलावा अगर हम और दूसरी बीमारियों की बात करें तो वो क्या कुछ रह सकता है और क्या कुछ हमको ध्यान रखना चाहिए कि जानवर इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? देखिए, एक जो पशुपालक है जो उसके लगातार संपर्क में है, जो सुबह चारा डालता है, दूध निकालता है, पशु की साफ सफाई करता है, उसके रोजाना की क्रियाविधि में अगर परिवर्तन आता है तो पशुपालक को उससे समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई बीमारी के लक्षण आने लगे हैं। जैसे शुरुआत में हम करें तो जैसे ही पशु बीमार होने लगता है तो उसका खाना पीना बिल्कुल कम हो जाता है, पशु के कोई ना किसी हिस्से से सिक्रेशन आने लगता है, जैसे नेजल सिक्रेशन आने लग जाता है, कई बार पीछे से वेजाइनल सिक्रेशन आ रहा है तो हो सकता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या जो पशु के ओकुलर डिस्चार्ज आने लग जाता है। पशु का ये शुरुआती लक्षण है। उसके बाद पशु का तापमान को लगातार चेक करते रहना चाहिए। पशु का तापमान एकदम से बढ़ जाता है, जो मुख्यतः दूर से देखने लायक चीज़ होती है, जो पशु का मज़ल होता है, जैसे गाय भैंस के आगे का जो मज़ल होता है उस पे जो वाइट मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर के आधार पे भी ये पशु की पता चल सकता है कि पशु बीमार है कि नहीं। वो मॉइस्चर अगर लगातार प्रेजेंट है, इसका मतलब पशु डिहाइड्रेटेड नहीं है। पशु में अगर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होगी तो पशु ज़्यादा बीमार होता है। इसलिए वो मॉइस्चर के आधार पे भी पशुपालक पता चल सकता है कि वो जानवर बीमार है नहीं है। शुरुआती लक्षण यही होते हैं कि भूख कम लगना होता है, कोई डिस्चार्ज आने लगता है, टेम्परेचर आता है और दूध में अचानक से कमी आ जाती है। जैसे अगर कोई पशु दूध 10 किलो दे रहा है तो वो 3 से 4 लीटर दूध पे आ जाता है। इसका मतलब है पशु के शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो रही है। इसका हमें तुरंत ही नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके उन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और पशु को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। एक चीज़ और देखी गई है, जब भी पशु जो है प्रेग्नेंट होता है तो ऐसे में बीमारी का खतरा जानवर में बहुत कुछ बढ़ जाता है, तो फिर एंड में पता चलता है कि इस पशु को ये बीमारी थी और उसकी वजह से मिसकैरेज, ये सारी चीज़ें हुई। तो जब प्रेगनेंसी होती है उस वक्त क्या कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, पशुओं के जो प्रेग्नेंट होते हैं या गर्भाधारण जब होता है तब पशुओं की इम्यूनिटी लेवल वो डाउन हो जाती है, यानी कि क्योंकि उसके साथ जो पोषण के लिए केवल उसको खुद का पोषण ही नहीं करना, अपने बच्चे का भी पोषण करना होता है। तो इसलिए पशुओं के जब भी गर्भधारण करे पशु तो उस वक्त उसका विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्पेशली शुरुआती 6 महीने तक तो पशु में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब लास्ट का जो 3 महीने होते हैं गाय भैंस के अंदर, जो लास्ट का 3 महीना है, उस पीरियड के अंदर पशु का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। एक ट्रांजिशन पीरियड काल कहते हैं, जो जब गर्भाधारण का लास्ट का 1 महीना और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 15 दिन बाद का जो टाइम होता है ट्रांजिशन पीरियड, इसमें पशु का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे पशु की इम्यूनिटी डाउन होती है। पशु का खाना पीना जितना अगर पोषण अच्छा मिलेगा पशु की इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी, साफ सफाई जितनी अच्छी रहेगी, सब कुछ मैनेजमेंट का काम है। अगर पशु का प्रबंधन अच्छा होगा तो पशु स्वस्थ रहेगा एवं पशु की रोग प्रतिरोधकता क्षमता अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी हमारा अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। जाते जाते बहुत इन्फॉर्मेटिव शो है आज का, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो पशुपालक कर रहे हैं, जो पशु पाल रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सभी पशुपालक भाइयों से कि आप सब बहुत अच्छा पशु प्रबंधन करते हैं। राजस्थान पूरे भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, तो राजस्थान के लोग सभी बहुत अच्छा दूध उत्पादन करते हैं, अच्छा प्रबंधन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें सभी पशुओं के जितने भी रोग प्रतिरोधक रोगों से लड़ने के लिए जो भी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी टीकाकरण कार्यक्रम में पूरी तरह भाग लेना चाहिए। अपने पशुओं का पूरी तरह टीकाकरण करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी राज्य सरकार की योजना है उनका लाभ लेना चाहिए एवं घर में साफ सफाई, बिल्कुल जो साफ सफाई और पशु का पोषण है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे पशु स्वस्थ रहे एवं हमारा भी विकास हो। जिससे हमारा पशु का विकास होगा, हमारा विकास होगा तो देश का विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा।
धन्यवाद। जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताया। आज का जो एपिसोड है बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव रहा है। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों के लिए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आप आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पशुओं को ध्यान रखना चाहिए, उनको स्वच्छ रखना चाहिए, उनका टीकाकरण होना चाहिए, बीमारी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए, और कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर है जिन पे आप फ़ोन कर सकते हैं, वो घर पे आएंगे, और तमाम जो पॉलिसीज़ चल रही है सरकार की ओर से उसका फ़ायदा उठाई। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आप सभी को अवेयर करें इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान।